जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एलिमेंट नंबर 5 करेंगे फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में। ठीक हो गया। ये निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट IG2 का 5वां एलिमेंट है जी। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। स्टार्ट करने से पहले मोहम्मद फ़कीर अख्तर नाम है मेरा, ग्रेजुएट मेंबर हूँ आयोश का, लेवल 6 डिप्लोमा किया हुआ है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी फ्रॉम ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से, और निबोश सर्टिफाइड हूँ, आयोश ट्रेनर सर्टिफाइड हूँ, और 15 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा ऑयल एंड गैस में एज ए HSC प्रोफेशनल। क्या स्टडी करेंगे हम लोग इसमें? हम इसमें हेल्थ इफेक्ट्स जो है एक्सपोजर टू द नॉइस एंड अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स, हम नॉइस से रिलेटेड क्या क्या हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है ये देखेंगे हम लोग इसमें। डिस्क्राइब द हेल्थ इफेक्ट एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू वाइब्रेशन के साथ किस तरह एक्सपोज हो सकता है इंसान, और उसको क्या हेल्थ इफेक्ट्स होंगे, और उसके कंट्रोल मेजर क्या क्या है ये देखेंगे हम लोग इसमें। डिस्क्राइब द हेल्थ इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एंड अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स। हेल्थ इफेक्ट्स जो है जो एसोसिएट करते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन से कौन कौन से हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं, और कंट्रोल मेजर क्या क्या है इसके ये देखेंगे हम लोग। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ वर्क रिलेटेड मेंटल इल हेल्थ। वर्क रिलेटेड मेंटल इल हेल्थ के बारे में हम लोग देखेंगे क्या वजह होती है और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे रिस्क फैक्टर और कंट्रोल मेजर्स वायलेंस से रिलेटेड जो कि काम के दौरान होते हैं। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंसेस अब्यूज ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वर्क एंड कंट्रोल मेजर टू रिड्यूस सच रिस्क। सब्सटेंसेस से कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं हेल्थ पे, और हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। जी दोस्तों, हम पहले नॉइस के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉइस हैज़र्ड, अब इसमें यह है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, प्लांट मशीनरी होती है, ठीक है, जो कि कंक्रीट ब्रेकर्स होती है मशीनरी, उसमें बहुत ज़्यादा वॉइस होती है। यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज, स्मॉल आर्म्स एंड आर्टिलरी, जैसे कि आर्मी है, पुलिस है, यहाँ प्रैक्टिस वगैरह होती है तो फायरिंग वगैरह की आवाज़ें आती है बहुत ज़्यादा। इंटरटेनमेंट सेक्टर्स है, लाउड म्यूज़िक, अब इंटरटेनमेंट जो यहाँ होती है जहाँ गाने वगैरह गाए जाते हैं या मूवीज़ वगैरह बनती हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लाउड रखते हैं लोग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्री मशीनरी है, और कॉल सेंटर है जहाँ उनको अक्सर नॉइस का सामना करना पड़ता है। अब इफेक्ट्स क्या क्या होंगे एक्सपोजर टू नॉइस की? फिजिकल इफेक्ट होता है और एक साइकोलॉजिकल होता है। फिजिकल पे क्या होता है? ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, परमानेंट। टेम्परेरी में आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ कम सुनाई देना शुरू होती है या कानों में घंटियाँ बजती हैं, ठीक हो गया। और परमानेंट में या तो कानों में घंटियाँ बजती रहती हैं हर टाइम, या मुकम्मल तौर पे बंदा सुनने से कासर हो जाता है, यहाँ तक कि वो गाड़ियों की वार्निंग की और कन्वर्सेशन नहीं सुन सकता, ठीक हो गया। परमानेंट में ऐसे हो जाता है। और साइकोलॉजिकल ये होता है कि उसको स्ट्रेस होती है, बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है ज़हनी तौर पे, और उसका काम पे ध्यान नहीं रहता, ठीक है। ये ह्यूमन ईयर है। अब मुझे मेडिकल टर्म्स का तो नहीं पता, इतना डिटेल में बता सकता, लेकिन आप सर्च भी कर सकते हैं इसको गूगल पे। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? नर्व फाइबर्स हैं, कोकलिया है, सेमी सर्कल कनाल है, हैमर है, एनवल है, ईयर ड्रम है, ठीक है। ये चीज़ें हैं इसके अंदर, ये आप देख लीजिएगा। इसके बारे में मुझे मेडिकली तौर पे नहीं इतना आइडिया ये क्या क्या किस काम आती है, ठीक है जी। जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है ना नॉइस को या साउंड को एवेल्यूएट करने के लिए, या आप कह सकते हैं मेजर करने के लिए, उसको कहते हैं डेसिबल, ठीक है। उसमें चीज़ें क्या कहती है? साउंड प्रेशर आता है, फ्रीक्वेंसी आती है, डेसिबल आता है, ए वेटिंग आता है, सी वेटिंग आता है, ठीक है। साउंड प्रेशर जो होता है वो क्या कहता है जी? एयर प्रेशर ऑफ साउंड वेव्स मूविंग थ्रू द एयर। जो साउंड का
वेव्स हैं वो एयर के थ्रू आप तक पहुंचती है, ठीक है, और उसको डेसिबल कहते हैं। डेसिबल क्या चीज़ है? ये साउंड प्रेशर लेवल है जो देखा जाता है, फ्रीक्वेंसी कि कितनी दफ़ा वेव्स जो है और कितने सेकंड में आपके पास पहुंचती है। ए वेटिंग जो है इसमें भी साउंड प्रेशर के देखना कि वो ह्यूमन हियरिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है करेक्ट तरीके से, ये देखना। सी जो वेटिंग है वो साउंड प्रेशर का लेवल चेक करता है और उसकी इम्पल्स नॉइस देखता है ये कितनी है इसमें। डेसिबल लेवल क्या होते हैं? डेसिबल ज़ीरो जो होती है वो फेटेस्ट ऑडिबल साउंड है, यानी कि कोई साउंड नहीं इसकी। 20 to 30 अगर डेसिबल आ जाए तो इसका मतलब कि लाइब्रेरी में आप खामोशी से पढ़ रहे हैं। 50 to 60 आम बंदा कन्वर्सेशन करता है। 65 to 75 लाउड रेडियो की आवाज़ तेज़ कर दी है, टीवी की आवाज़ तेज़ कर दी। एक पावर ड्रिल की मशीन की जो वॉइस है वैल्यू है वो 90 to 100 है, और जेट एयरक्राफ्ट की जो है आवाज़ वो 140 है, ठीक है। ये डेसिबल में मेजरमेंट की जाती है इनकी। अब वो कहते हैं ये दो फैक्टर्स हैं जो कि आपको हार्म कर सकते हैं। एक तो वो नॉइस लेवल है जो आवाज़ तेज़ आ रही है और आपको कानों में जा रही है, और दूसरा जो है वो एक्सपोजर ड्यूरेशन, कितनी दफ़ा होता है, कितनी दफ़ा एक्सपोज हो रहे हैं आप, ठीक है। यानी कि वो मुसलसल हो रहे हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, कितनी दफ़ा, उसकी ड्यूरेशन क्या है। अब इसको हमने असेसमेंट करनी हो तो क्या क्या चीज़ें लेंगे? नॉइस लेवल लेंगे और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर लेंगे, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि कितने वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, जो एक्सपोज हो सकते हैं, और उनका लीगल स्टैंड भी देखेंगे पर्सनल एक्सपोजर का, ठीक है। इसके अलावा असेसमेंट करेंगे, किससे करवाएंगे? कॉम्पिटेंट बंदे से करवाएंगे, ठीक है। कोई कॉम्पिटेंट बंदा इसकी असेसमेंट कर सकता है। पर्सनल नॉइस एक्सपोजर, द डेली पर्सनल नॉइस एक्सपोजर LEPD इज़ अ वर्कर कैलोरी 8 आवर, जो 8 घंटे तक मुसलसल काम करते हैं नॉइज़ में, ठीक है, उसको हम कहते हैं डेली पर्सनल नॉइज एक्सपोजर। और वर्कर एक्सपोजर टू सिंगल पीक ऑफ एक्सपोजर इम्पल्स नॉइज इज आल्सो मेजर्ड, दिस इज द पीक साउंड प्रेशर। जो बंदा हाई पीक पे जो आवाज़ आती है, एक्सपोजर होती है, ठीक है, उससे जो एक्सपोज होता है वर्कर, उसको हम कहते हैं पीक साउंड प्रेशर। अब नॉइज एक्सपोजर स्टैंडर्ड क्या है जी? वो कहते हैं सब्जेक्ट टू नेशनल लॉज अराउंड द वर्ल्ड। ये हर मुल्क का अपना लॉ होता है, ठीक है। नो हार्मोनाइज स्टैंडर्ड, इसका कोई लीगल स्टेटस कोई नहीं है। इन द UK दे आर लेड आउट इन द कंट्रोल ऑफ नॉइज एट वर्क रेगुलेशन 2005। UK में ये एक स्टैंडर्ड है जी, कंट्रोल ऑफ नॉइज एट वर्क रेगुलेशन 2005, ये यूज होता है, या यूरोपियन डायरेक्टिव को फॉलो किया जाता है। अब इसमें लो एक्सपोजर एक्शन है, अपर एक्सपोजर एक्शन है, लिमिट वैल्यूज़ है। लो एक्सपोजर में 80 मिनिमम है और 135 ज़्यादा है, ठीक है। और अपर एक्सपोजर में 85 जो है वो आप सुनते हैं डेली, और 137 डेसिबल है पीक पे साउंड इसका। और लिमिट वैल्यू जो होती है वो 87 डेसिबल है और 140 डेसिबल हाई पीक प्रेशर पे, ठीक हो गया। लोअर एक्सपोजर एक्शन वैल्यू 80 डेसिबल, इसका क्या है जी? आपको जब 80 डेसिबल पे आ जाएगी ना, तो उसको आपको नॉइस असेसमेंट करने की ज़रूरत है, रिस्क असेसमेंट, इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको हियरिंग प्रोटेक्शन यूज़ करने की ज़रूरत है। 85 पे भी आपको रिस्क असेसमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। या फिर आप इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाएं इसके ऊपर, एज लो एज रीजनेबल प्रैक्टिकल, ठीक है। और नॉइस अगर 85 से ऊपर है तो फिर आप हेयर प्रोटेक्शन जोन में हैं, और आपको मैंडेटरी है आपको कि PPE पहनना, ठीक है। ईयर प्लग और इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी आपको हेयर प्रोटेक्शन अदर यूज़ करने पड़ेंगे, और आपको मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिसे हम हेल्थ सर्विलेंस कहते हैं। एक्सपोजर लिमिट में भी 87 है। अगर इस पर हमने क्या करना है कि इमीडिएट आप ये कोशिश करनी है कि इसको रिड्यूस करने की कोशिश करें वैल्यू को, ठीक है।
ग्रुप एक्सरसाइज दे रहा है जी, वो कहता है जी अ नॉइस सर्वे हैज़ बीन कैरिड आउट एंड देयर आर 2 वर्क एरियाज। एक मशीन शॉप है जहाँ 83 डेसिबल है और एक वुड वर्किंग एरिया है जहाँ के 90 डेसिबल है। तो आप बताएंगे क्या क्या एक्शन ले सकते हैं उस एरियाज में। हाउ नॉइस ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर, ये आप देख सकते हैं, एक तो डायरेक्ट पाथ होता है इसका और एक रिफ्लेक्टेड नॉइस पाथ होता है। ठीक है, आप कंट्रोल में ये कैसे कर सकते हैं, आप रिड्यूस नॉइस एट, आप एलिमिनेट कर दें उसको, ना यूज़ करें या सब्स्टिट्यूट कर दें, तो कम आवाज़ वाली मशीन ले लें। ठीक है, या प्रोसेस को मॉडिफाई कर दें या मेंटेनेंस कर दें या डैम्पिंग कर दें, उसकी साइलेंसिंग लगा दें, साइलेंसर लगा दें अगर लग सकता है तो, या इंसुलेशन लगा दें, आइसोलेशन कर दें, अलग कर दें। ठीक है, या ऑब्जर्वेशन कर दें। और रिसीवर कैसे बच सकता है, एयर प्रोटेक्शन यूज़ करें या एक्यूस्टिव हेवन यूज़ करें। ठीक है, हेयरिंग प्रोटेक्शन कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ये 2 तरह के होते हैं, एयर प्लग्स होते हैं और एयर डिफेंडर होते हैं। एयर डिफेंडर जो होते हैं वो आपके ईयर और बोन्स के साउंड लगते हैं, और ईयर कनाल जो होते हैं, ईयर प्लग्स जो होते हैं वो आपके सिर्फ कनाल के साथ लगते हैं। ठीक हो गया, आपने अब एडवांटेज तो लिमिटेशन बतानी है ईयर डिफेंडर्स की, मफ टाइप जो होते हैं, और ईयर प्लग्स की जो कि आप अपने हेयर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ईयर डिफेंडर्स और मफ का एडवांटेजेस क्या है जी, वो इसको इजीली सुपरवाइज भी किया जाता है। ठीक है, और ये नज़र भी आता है, और इसके ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये हाई लेवल पे प्रोटेक्शन देता है अगर ज़्यादा है तो उसकी, और बोन ट्रांसमिशन इज रिड्यूस, और बोन्स की ट्रांसमिशन है उसको रिड्यूस कर देता है। और ये अदर पीपीई के साथ भी पहना जा सकता है, जैसे सेफ्टी हेलमेट है, और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, रीयूजेबल है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सही हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा देर तक पहने तो अनकम्फर्टेबल रहेंगे आप। ठीक है, इसके लिए आपको इंस्पेक्शन लाजमी करनी पड़ती है, क्लीन करना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है। एफिशिएंसी जो है वो कम भी हो सकती है इसकी, अगर आपके बाल लंबे हैं या आपने ग्लासेस लगाए हैं या ईयरिंग पहने हुए हैं, और ये अदर आइटम के साथ इनकम्पैटिबल भी हो सकता है, जैसे कि आपने हेलमेट पहना है, हो सकता है कि हेलमेट से एडजस्टमेंट ना करें, ये भी हो सकता है। और इसके लिए आपको स्पेशल स्टोरेज फैसिलिटी देने की ज़रूरत है। ईयर प्लग जो है इसकी एडवांटेज ये है कि चीप सस्ता होता है, डिस्पोज कर सकते हैं आप और, ठीक है, और आसानी से हर चीज़ में पहना जा सकता है, और दूसरी जो आइटम है उसको इंटरफेयर नहीं करता ये। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये हो सकता है कि वो फिट ही ना हो, सुपरविंग भी नहीं हो सकती इसके साथ। ठीक है ना, और आपको इन्फेक्शन, अगर ये गंदा है तो फिर इन्फेक्शन का खतरा है आपके कान में। हेयर प्रोटेक्शन, वो कहता है जी विच एवर टाइप ऑफ हेयरिंग प्रोटेक्शन इज चूजन, अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, सेफ स्टोरेज, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट। आपको हेयर प्रोटेक्शन की जो टाइप है आप उसको यूज़ करेंगे और कौन कौन से आप अरेंजमेंट लगाएंगे, वो ये कहना चाह रहा है। अटेंशन, इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ऑन नॉइस इन द वर्क प्लेस। पहले तो आपने नॉइस देखनी है सर्वे के दौरान कितनी नॉइस है, ठीक है। फिर आपने हेयर प्रोटेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, मैन्युफैक्चरिंग लिखे होते हैं, बुकलेट आती है छोटी सी, उसको पढ़ लें आप। और आपने ये देखना कि एयर डिफेंडर मफ जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी ज़्यादा है ईयर प्लग के ज़रिए। ऑडियोमेट्री अलाउज में क्या होता है जी, उसमें आपने वर्कर्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो डैमेज तो नहीं उसकी हो रही हेयरिंग, और कोई पहले से हुई है या अभी नहीं हुई है, ये देखना है आपने। फिर आपने उस वर्कर्स को वहाँ से निकालना है जो हाई नॉइज एरिया है, फिर इन्वेस्टिगेशन करनी है ताकि आप रेक्टिफाई कर सकें प्रॉब्लम्स। ग्रुप एक्सरसाइज है जी, वो कहता है आइडेंटिफाई ऑक्यूपेशन एट रिस्क फ्रॉम नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस एंड द पोटेंशियल कॉज। आपने ये ऑक्यूपेशन देख लिया है, इसके साथ जो नॉइस है इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस, ये रिस्क है, और इसके पोटेंशियल कॉजेज़ क्या होंगे, क्या कितना खतरनाक हो सकता है ये। 5.1 एक्सरसाइज ये है जी, व्हाट आर द मेन हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ नॉइस। ये आप स्टडी किया हमने। 3 मेन वेज टू रिड्यूस नॉइस एट इंटरप्ट द डैश फ्रॉम सोर्स रिसीवर
प्रोटेक्ट, ये आपने फिल करना है। मुझे बताएं, मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा नंबर वगैरह आपके पास है, ठीक है। किस तरह की पीपीई अवेलेबल होती है और उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं जी। वाइब्रेशन 5.2 हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर टू वाइब्रेशन। हेल्थ इफेक्ट क्या होते हैं अगर आप वाइब्रेशन से एक्सपोज हो जाते हैं तो। हैंड आर्म वाइब्रेशन इफेक्ट्स, हैंड आर्म वाइब्रेशन इफेक्ट्स, इसको बोलते हैं हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम्स। इसमें होता क्या है, वाइब्रेशन वाइट फिंगर्स, वाइब्रेशन की वजह से फिंगर्स वाइट हो जाती हैं, ठीक है। नर्व डैमेज, नर्व जो है वो भी डैमेज हो जाती है। मसल वीकनिंग, और मसल वीक हो जाता है। जॉइंट डैमेज, जॉइंट जो होते हैं, जोड़ होते हैं, वो भी डैमेज हो सकते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम, इससे हाथ कांपता है। होल बॉडी वाइब्रेशन इफेक्ट्स क्या होता है जी, बैक पेन, बैक पर पेन होना शुरू हो जाती है, और ज़्यादातर ये कहाँ किसको होती है, ड्राइवर्स को होती है या डंपर ट्रक ड्राइवर्स को होती है। कंट्रोल ऑफ वाइब्रेशन एट वर्क रेगुलेशन 2005, कंट्रोल ऑफ वाइब्रेशन एट वर्क रेगुलेशंस 2005, इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन डोज डिटरमिन्ड बाय वाइब्रेशन मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। ये एक गाइडेंस के लिए रेगुलेशन है। वो कहता है जी कि वाइब्रेशन की डोज है ना, वो आप फाइंड कर सकते हैं वाइब्रेशन मैग्नीट्यूड से और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर से, ठीक है। पर्सनल एक्सपोजर इज एस्टिमेटेड, जो पर्सनल एक्सपोजर है वो एस्टिमेटेड होता है, अंदाज़ा लगा लिया जाता है पहले, ठीक है। और कॉल्ड 8 आवर एनर्जी इक्विवेलेंट वाइब्रेशन मैग्नीट्यूड और A8, और इसको मेजर जो किया जाता है A8 से किया जाता है अगर आप 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, ठीक है, जो वाइब्रेशन के साथ होता है। दिस इज कंपेयर टू लीगल स्टैंडर्ड, और ये लीगल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। द डेली एक्सपोजर एक्शन वैल्यू इज 2.5 ms A8 फॉर हैंड आर्म वाइब्रेशन, और बॉडी वाइब्रेशन के लिए 0.5 m.s है, ठीक है। और डेली एक्सपोजर लिमिट की वैल्यू जो है वो 5 m.s है E8 फॉर हैंड आर्म वाइब्रेशन के लिए, और 1.15 ms है फॉर होल बॉडी वाइब्रेशन के लिए। इसमें लिखा है एट और अबव द डेली एक्सपोजर एक्शन वैल्यू 2.5 ms फॉर हैंड आर्म वाइब्रेशन और 0.5 जो है फॉर होल बॉडी वाइब्रेशन। इसके लिए क्या ज़रूरत है कि रिस्क असेसमेंट की ज़रूरत है, उसका एक्सपोजर लेवल को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या मेडिकल टेस्ट वगैरह की ज़रूरत है। जबकि डेली एक्सपोजर लिमिट जो है उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, वाइब्रेशन रिस्क असेसमेंट की ज़रूरत है और एक्सपोजर लिमिट को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। बेसिक वाइब्रेशन कंट्रोल मेजर्स क्या जिसके होंगे, रिड्यूस वाइब्रेशन एट सोर्स, एलिमिनेट किया जा सकता है, इसको ना करें काम, बच जाएं, सब्सटीट्यूट कर दें, कोई और मशीनरी यूज़ कर लें, ठीक है। वर्क टेक्निक चेंज कर दें या मेंटेनेंस कर दें, ठीक है। इंटरप्ट द पाथवे, आइसोलेट कर दें इसको, और ड्यूरेशन जो है वो लिमिट टाइम एक्सपोज्ड, ड्यूरेशन देखें आप इसकी क्या है, अगर ज़्यादा काम का है तो जॉब रोटेशन कर दें, 30 मिनट्स का कर दें, ठीक है। और पर्सन को पीपीई बना दें। अब वो कहते हैं रोल ऑफ हेल्थ सर्विलेंस। हेल्थ सर्विलेंस का मतलब ये कि मेडिकल टेस्ट वगैरह वो किस लिए ज़रूरत है, उससे ये पता लगता है कि जो वर्कर्स की वाइब्रेशन डैमेज हुई है, पहले से हुई है या नहीं हुई है, ये पता लग जाता है। और जो वर्कर्स हैं उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे रिमूवल एक्सक्लूजन ऑफ सच वर्कर्स फ्रॉम वाइब्रेशन सोर्सेज, हम उसको वर्कर्स को अलहदा कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल टेस्ट की वजह से, जिसकी वजह से पता लगा ये एक्सपोज हो चुका है, और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया जाए या फाइंड किया जाए। 5.3 है रेडिएशन। रेडिएशन दो टाइप की होती है, नॉन आयनाइजिंग और आयनाइजिंग। नॉन आयनाइजिंग में क्या होता है,
इसमें आयनाइजेशन इन द मटेरियल दैट अब्जॉर्ब इट, जो कि मटेरियल के अब्जॉर्ब करता है, जैसे विजिबल लाइट है, नज़र भी आती है वो, ठीक है। और आयनाइजिंग में ये होता है डज कॉज आयनाइजेशन इन द मटेरियल दैट अब्जॉर्ब इट, ये आयनाइजेशन जो होती है ये मटेरियल के अंदर अब्जॉर्ब हो सकती है, नॉन आयनाइजिंग मटेरियल के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होती। इसकी एग्जांपल है एक्सरे। अच्छा, इसमें हेल्थ इफेक्ट कौन कौन से होते हैं? अल्ट्रावायलेट होती है, विजिबल लाइट होती है, इंफ्रारेड होती है, माइक्रोवेव्स होती है, रेडियो वेव्स होते हैं। अल्ट्रावायलेट की जो है यूवी हाई फ्रिक्वेंसी होती है इसकी, और इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन होती है, ठीक है, जो कि मटेरियल में एमिट कर जाती हैं। और ड्यूरिंग वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, ये आर्क निकलती है उसमें से बनती है, ये भी अल्ट्रावायलेट होती है। विजिबल लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, यूवी और आईआर फ्रिक्वेंसीज होती है इसकी, ठीक है, और ये ह्यूमन आई से आप देख सकते हैं। इंफ्रारेड जो होती है वो लो फ्रिक्वेंसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है इसके अंदर, ठीक है, और ये ज़्यादा जब आप मेटल को पिघलाते हैं तो तब ये नज़र आती है। और माइक्रोवेव्स जो होते हैं आप घरों में हैं, जो खाना पकाने के लिए होती है, उसमें भी वो भी लो फ्रिक्वेंसी होती है, इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक रेडिएशन होती है इसके अंदर। रेडियो वेव्स जो कि लो फ्रिक्वेंसी होती है उसकी, ठीक है, लेकिन उसकी भी वो एंटीना जो है वो अब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये टाइप्स है, सोर्स है, हेल्थ इफेक्ट है। टाइप्स है अल्ट्रावायलेट, सोर्स सनलाइट है, आर्क है, वेल्डिंग। और इसके हेल्थ इफेक्ट क्या होते हैं? स्किन बर्निंग हो जाती है, आर्क आई हो जाती है, स्किन कैंसर हो सकता है। विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है। विजिबल लाइट में लेजर आ गए, इंफ्रारेड में रेड हॉट स्टील आ गई, माइक्रोवेव में फूड प्रोपरेशन आ गई, टेलीकम्युनिकेशन हो गई, रेडियो वेव में रेडियो टीवी आ गया, ठीक है। और इसके जो हेल्थ इफेक्ट है, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो सकती है लेजर से, रेडनेस और स्किन बर्न हो सकता है रेड हॉट स्टील से, इंटरनल हीटिंग या ऑर्गन डैमेज हो सकता है माइक्रोवेव से, और इंटरनल हीटिंग और ऑर्गन डैमेज हो सकता है रेडियो वेव से। वो कहते हैं यू आर गोइंग टू ऑन, ग्रुप एक्सरसाइज आ गई है, यू आर गोइंग ऑन हॉलीडे टू अ हॉट कंट्री with long hours of sunshine. Discuss how you will protect yourself from sunburn from the UV light. वो कह रहा है आप हॉलीडे के लिए जा रहे हैं एक ऐसी कंट्री में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, और सनशाइन के टाइम ज़्यादा होता है, तो आप अपने आप को कैसे अल्ट्रावायलेट लाइट से बचा सकते हैं? अल्ट्रावायलेट से बचाने के लिए आपको अपनी स्किन को कवर करना पड़ेगा, आइस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। विजिबल लाइट लेजर से आपको अवॉइड शाइनिंग इन द आइज, उनके तो देखें ना, ठीक है, और आई प्रोटेक्शन शील्ड वगैरह लगा लें। इंफ्रारेड से आप अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और आइस को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। माइक्रोवेव को से आपको डिस्टेंस पर रहना पड़ेगा, ठीक है, आइसोलेट कर दें। और रेडियो वेव से आपको सेफ डिस्टेंस में रहना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन किस टाइप की होती है? ये अल्फा पार्टिकल्स होती है, बीटा पार्टिकल्स, एक्सरे। अल्फा में होता है स्मोक डिटेक्टर्स लगे होते हैं, बीटा में साइंस लैब में होती है ये, ठीक है, थिकनेस ऑफ गेज के लिए यूज़ होती है ये। और एक्सरे जो है मेडिकल, आप कभी भी गए होंगे मेडिकल करवाने के लिए, तो उन्होंने कहते हैं आपको कि एक्सरे करवा के लेके आए अपना बॉडी का या किसी भी पार्ट का, तो वो आपकी बॉडी को स्कैन करते हैं उसमें, ठीक है। गैमा रेज जो है वो इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी के लिए होती है इस्तेमाल, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन में इस्तेमाल होती है। अब हेल्थ इफेक्ट्स, हेल्थ इफेक्ट में एक्यूट हेल्थ इफेक्ट होता है और क्रोनिक होता है। एक्यूट जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को डैमेज करता है, जबकि क्रोनिक जो होता है वो फौरन असरअंदाज होता है और उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म रहता है। एक्यूट में क्या होता है, रेडिएशन सिकनेस, डायरिया हो जाता है, वो होता है और ठीक भी हो जाता है बंदा, हेयर लॉस हो जाते हैं, एनीमिया हो जाता है और इम्यून सिस्टम रिड्यूस हो जाता है। जबकि क्रोनिक में कैंसर हो जाता है या जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है या बर्थ डिफेक्ट हो जाता है, बच्चा पैदा होता है तो उसको मसला होता है। अब बेसिक मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग एक्सपोजर टू आयनाइजिंग,
इसमें हम देखेंगे कि टाइम, डिस्टेंस और शील्ड। टाइम का जो मिनिमम एक्सपोजर कर दें उसको, ठीक है, या उसको डोज को टाइम के हिसाब से कम कर दें। डिस्टेंस जो है अल्फ़ा और बीटा जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता लॉन्ग, तो पीछे थोड़ा डिस्टेंस रखें, ठीक है, और शील्ड कर लें, कोई मटीरियल वगैरह यूज़ कर लें जिससे आप बच सकते हैं। ग्रुप एक्सरसाइज आ गई है। अ प्रेग्नेंट वोमन इज इन नीड ऑफ एक्सरे फॉर सस्पेक्टेड ब्रोकन बोन। एक औरत है, प्रेग्नेंट है, उसकी टांग टूट गई है या कोई बोन टूटी है, तो उसके लिए बताएं क्या कंट्रोल मेजर हो सकते हैं, टाइम के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, शील्डिंग के हिसाब से। अब बेसिक मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग एक्सपोजर टू आयनाइजिंग। आयनाइजिंग रेडिएशन रेगुलेशन 2017 है, कहता है ये डोज लिमिट ऑन एक्सपोजर। ये एक एक्सपोजर, ये इसका आप कह सकते हैं कि एवेल्यूएट कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डोज लिमिट को कैसे, जनरल पब्लिक इज लेस देन 1 मीटर SV पर ईयर और वर्कर्स इज लेस देन 20 मीटर पर ईयर, ठीक है। इस रेगुलेशन के हिसाब से रिस्क असेसमेंट चाहिए होगी और वो कॉम्पिटेंट बंदा करे, ठीक है। और रेडिएशन प्रोटेक्शन एडवाइजर हो सकता है वो, या रेडिएशन प्रोटेक्शन सुपरवाइजर हो सकता है। रेडोन गैस, ये क्या होती है जी? ये रेडियोएक्टिव गैस होती है। अल्फा पार्टिकल रेडिएशन जो है वो एमिट करती है आयनाइजिंग रेडिएशन से, और इसके हेल्थ इफेक्ट जो होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी होते हैं, ज़्यादा हैजर्डस नहीं होते, लेकिन जो इन साइड बॉडी होते हैं इनहेलेशन से उससे लंग कैंसर बढ़ जाता है। अब इसका लेवल हाई कैसे होता है? अकरिंग लेवल्स आर हाई। कहाँ लेवल इसका हाई हो सकता है? आउटसाइड, बाहर, लो कंसर्न, इनसाइड, पुअर वेंटिलेटर, जहाँ काम का निज़ाम तो है लेकिन वेंटिलेटर बहुत पुअर है, ठीक है, बेसमेंट हो सकती है या कोई और भी ऐसा एरिया हो सकता है। तो इसका जो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसको, अंडरटेक अ सर्वे किया जा सकता है, पहले रेडिएशन प्रोटेक्शन सुपरवाइजर को बनाया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है, और इंजीनियरिंग कंट्रोल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिससे पॉजिटिव प्रेशर एयर फैंस लगते हैं या रेडन टम्प्स और एक्सट्रैक्शन सिस्टम लगता है, ठीक हो गया। बेसिक रेडिएशन प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज, ये कैसे बचा जा सकता है रेडिएशन से? वो कह रहा है जी कि एलिमिनेट कर दें, कोशिश करेंगे कि ना ही काम करें वहाँ जहाँ एक्सपोज होने का ख़तरा है, ठीक है, या उसको एक्सपोजर रिड्यूस कर दें ताकि आप काम कर सकें, या आप लिमिट को एक्सीड ना करें, रेडिएशन डोज लिमिट जो है उसको एक्सीड ना करें, और रिस्क असेसमेंट जो करेगा वो कॉम्पिटेंट बंदा करे, ट्रेनिंग दी जाए, इन्फॉर्मेशन दी जाए और मेडिकल टेस्ट लिया जाए उन लोगों का जो उधर काम करते हैं। कैसे हम कर सकते हैं जी मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस? स्किन चेक की जा सकती है, रेस्पिरेटरी चेक किया जा सकता है, एक्सपोजर रिकॉर्ड देखा जा सकता है और सिकनेस रिकॉर्ड देखा जा सकता है वर्कर का, उसे हम लोग एग्जामिनेशन कर सकते हैं। मेंटल इल हेल्थ, मेंटल इल हेल्थ काम के दौरान अगर आपको कोई मेंटली तौर पे बीमार हो जाए आप, ठीक है, तो उसको मेंटल इल हेल्थ कहते हैं। वो कहता है 440,000 केसेस ऑफ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी इन 2017-18, प्रिवेलेंस रेट ऑफ 1800 पर 100,000। 440,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो कि स्ट्रेस और डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से हुए 2017-18 में, जो बनता है 1800 वर्कर्स 1 लाख पर, ठीक है। और 239,000 न्यू केसेस, इंसिडेंट रेट ऑफ 720 पर 100,000। न्यू केसेस जो है वो 2,39,000 हुए हैं, ठीक है। 15.4 मिलियन, 15.54 मिलियन डेज लॉस हुए हैं, ठीक है, जो कि एवरेज 25.8 डेज पड़ते हैं पर केस के हिसाब से। और 44% जो है वर्क रिलेटेड इल हेल्थ केसेस हैं, जबकि 57% जो है वो वर्क डेज लॉस्ट है इल हेल्थ की वजह से। एंग्जाइटी क्या होती है जी? अ फीलिंग ऑफ अनईज
सच एज वरी और फियर डैट कैन बी माइल्ड और सिवियर। आप इसमें अपने आप को ठीक महसूस नहीं करते, ऐसा लगता है, डर लग रहता है आपको कि कुछ हो जाएगा, ठीक है, और ये हल्का भी हो सकता है और सिवियर भी हो सकता है। एंजाइटी जो है वो साइकोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम दोनों देता है, ठीक है, और अगर लॉन्ग टर्म एंजाइटी रहे तो फिर वो बंदा बीमार हो जाता है, इल हेल्थ हो जाती है उसको, और हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज़ का वो मौजब बनता है। एंजाइटी इज समटाइम्स लिंक टू पैनिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, पैनिक अटैक की वजह से, या PTSD कॉस्ट एक्सपोजर टू अ ट्रॉमेटिक इवेंट या डिप्रेशन की वजह से होता है। डिप्रेशन क्या है जी? फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस, डिस्पेयर और इनएडिक्वेसी दैट लास्ट ऑफ लॉन्ग टर्म। द severity of symptoms of depression can vary. At its mildest, depression involves being persistently low in the spirit, while at its most severe, depression makes sufferers feel suicidal and that life is no longer worth living. ये डिप्रेशन एक एक्सट्रीम लेवल की सैडनेस है, ठीक है, और इससे ये बहुत देर तक रहती है, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो इस तरह होते हैं कि बंदा बाज़ होगा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव पे चला जाता है, और कभी कभी उसका दिल करता है कि वो सुसाइड कर ले, और ज़िंदगी उसके लिए कोई अहम नहीं है। और काम के दौरान स्ट्रेस हो जाना, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस के बारे में कहता है कि ये एक एडवर्स रिएक्शन है दैट पीपल हैव टू सक्सेस प्रेशर। जो लोग समझते हैं कि उनके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर आ गया है या डिमांड्स कर रहे हैं ज़्यादा, तो उसमें क्या क्या हेल्थ इफेक्ट्स हैं? साइकोलॉजिकल, फिजिकल बिहेवियर, जो कि इल हेल्थ का बायस बन सकते हैं अगर वो ज़्यादा रहे तो। साइकोलॉजी में एंजाइटी आ गया, लो सेल्फ स्टीम आ गया, डिप्रेशन आ गया। फिजिकल में स्वेटिंग आ गया, फास्ट हार्ट बीट आ गई, हाई ब्लड प्रेशर आ गया, स्किन रैशेज आ गए, मसल टेंशन हो गई, हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, और बिहेवियर में स्लीपलेसनेस हो गई, पुअर कंसंट्रेशन हो गई, पुअर डिसीजन मेकिंग हो गई, मूड स्विंग्स हो गया, इरिटेबिलिटी हो गई, अल्कोहल कंजप्शन हो गई, ड्रग मिसयूज हो गया, एब्सेंस फ्रॉम वर्क हो गया। तो इसमें आप देखेंगे फिजिकल में आपको मतलब जो बता रहा है, पसीना आना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, स्किन रैशेज आ जाते हैं, मसल टेंशन हो जाती है, ज़हनी तौर पर दबाव होता है, सर दर्द करता है, ठीक है, और बिहेवियर में या को नींद नहीं आती, काम पे ध्यान नहीं रहता, डिसीजन नहीं सीख लेते आपका मूड तब्दील होता रहता है, आप इरिटेट महसूस करते हैं अपने आप को, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ड्रग का करना शुरू करते हैं, और एब्सेंस होना शुरू हो जाते हैं काम से। ग्रुप एक्सरसाइज है वो कहता है डिस्कस व्हाट कैन कॉज स्ट्रेस एट वर्क। क्या चीज़ें हो सकती है स्ट्रेस का मौजूद बन सकती है। कॉजेज ऑफ वर्क रिलेटेड मेंटल इल हेल्थ का है कि एक्सेसिव डिमांड्स, ज़्यादा डिमांड्स हो जाए कंपनी की तरफ से, या आपको कंट्रोल ना रहे काम पर, या आपको सपोर्ट ना मिले, ठीक है, आपका रिलेशनशिप जो है वो पुअर है काम के दौरान, क्लैरिटी नहीं है आपको काम करने की, और चेंजिंग हो रही है बार बार, या आप चेंज हो रहे हैं। स्टेइंग इन वर्क, रिसर्च इंडिकेटेड वर्क इज गुड फॉर मेंटल हेल्थ एंड दैट प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस फ्रॉम वर्क इज बैड फॉर मेंटल हेल्थ। रिसर्च बताती है कि अगर आप ज़्यादा देर काम करेंगे तो वो आपकी मेंटल के लिए लेवल के लिए बेहतर होगा, और अगर आप काम से दूर रहेंगे तो आप मेंटल तौर पर बीमार हो सकते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयर जो है वो पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करे, प्रोसीजर के बारे में काम करे, ठीक है, जो कि लोग बीमार हो जाते हैं मेंटली, उनको काम पे आने के लिए दोबारा चांस दिया जाए। ये नहीं कि वो बंदा बीमार हो गया तो उसको दोबारा उसको काम पे से निकाल दिया, ठीक है। और जो लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से रिकवर हो जाते हैं उसके बाद वो अपने प्रॉब्लम को मैनेज करने में भी अच्छे रहते हैं, और काम में भी इफेक्टिवली असरअंदाज होते हैं, मतलब काम अच्छे तरीके से करते हैं। और जो लोग हिस्टोरिकली मेंटल हेल्थ हैज़ बीन स्टिग्मेटाइज्ड एंड सफर्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वर्क। और इल हेल्थ से जो बंदा मेंटली तौर पे इल हेल्थ होता है उसके बारे में ये कहते हैं कि जी वो बंदा बहुत ज़्यादा अलहदा होने की कोशिश करता है, काम से भागता है, ठीक है। वर्क इज़ ऑफन द बेस्ट प्लेस फॉर, लेकिन जो काम है वो उसके लिए बेस्ट प्लेस होती है। इक्वलिटी लेजिस्लेशन,
मीन इट मे बी इलीगल टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट समवन विद मेंटल, और ये लेजिस्लेशन है कि ये इलीगल है। अगर आप जो बंदा ज़हनी तौर पे बीमार है उसको आप कंपनी से अलहदा कर दें या निकाल दें। स्ट्रेस की जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो कहते हैं ये 6 कॉजेज की वजह से बनती होती है। ये इसमें डिमांड है, कंट्रोल है, सपोर्ट है, रिलेशनशिप है, रोल है, चेंज है। ये उसके हैज़र्ड्स हैं, या ये उसके आप कहते हैं सिम्टम्स कह दें, ये उसके हैज़र्ड्स हैं। कंट्रोल मेजर क्या लगाएंगे? डिमांड्स पे आप रीजनेबल डिमांड करें, ठीक है, और रिसोर्सेस उसको पूरे दें। कंट्रोल जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल दें, ठीक है। सपोर्ट करें, उसको इन्फॉर्मेशन दें, ट्रेनिंग दें, इंस्ट्रक्शन दें, उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखें, ठीक है। उसको उसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर करें, और प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर चेंज, आप प्लानिंग करें, कम्युनिकेशन करें, ठीक है, चेंज करिए। मॉड्यूल एंड हो गया जी। वो कहता है व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में बताएं 3 कैटेगरीज ऑफ हेल्थ इफेक्ट दैट कैन रिजल्ट फॉर स्ट्रेस। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं जो कि हेल्थ कॉज बनती है स्ट्रेस की, और वर्क प्लेस पे कौन सी वजह बनती है स्ट्रेस की, ये बताया जी। वर्क रिलेटेड वायलेंस, काम के दौरान जो वायलेंस होता है, या आप कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़े होने का ख़तरा होता है, ठीक है, तो वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं ये एनी इंसिडेंट इन विच अ पर्सन इज अब्यूज, ऐसा कोई इंसिडेंट जिसमें किसी ने गाली निकाल दी है, किसी को थ्रेट कर दिया है, या उसके लिए ख़तरा बन गया है काम के दौरान, उसको वर्क रिलेटेड वायलेंस कहेंगे हम। अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या क्या आते हैं वायलेंस के? कैश हैंडलिंग, आपके पास कैश ज़्यादा है और आपने लेके जाना है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। लोन वर्किंग, आप अकेले काम करते हैं, कोई आपकी सुपरविजन नहीं हो रही, आपको नुकसान पहुंच सकता है किसी तरीके से, या आप किसी अथॉरिटी से हैं, पुलिस में है, आर्मी में है, या किसी डॉक्टर हैं, किसी को अथॉरिटी करते हैं, आप रिप्रेजेंटिंग करते हैं, आप यूनिफॉर्म पहनते हैं आर्मी में या एयरफोर्स में या किसी फोर्स में हैं, आप पुलिस में हैं, आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो आप उन लोगों से डील करते हैं जो स्ट्रेस में होते हैं, उन लोगों से आपकी डीलिंग है जो ड्रग और अल्कोहल यूज़ करते हैं, ठीक है, या उन लोगों से बातचीत करते हैं जो हमेशा हर बात पे नो करते हैं, ठीक है। ये रिस्क फैक्टर है वायलेंस के। एक्सरसाइज है जी। ओके, व्हाट ऑक्यूपेशन आर मोस्ट एट रिस्क ऑफ वर्क रिलेटेड वायलेंस, कौन सा काम ऐसा है जिसकी ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, वायलेंस का, क्यों है, और कौन कौन से फैक्टर हैं उसके रिस्क फैक्टर हैं उस ऑक्यूपेशन में जो कि उसको इंक्रीज करता है वर्क रिलेटेड वायलेंस। अब रिस्क फैक्टर में रिस्क फैक्टर फॉर वायलेंस क्या क्या होंगे? हॉस्पिटल एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी स्टाफ, जहाँ खुदा न खास्ता कोई बंदा एक्सीडेंट हो गया, उसको लेके गया, तो एमरजेंसी स्टाफ ने उसको डील किया, तो एमरजेंसी स्टाफ जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे है। पुलिस रिस्क पे है, सोशल वर्कर रिस्क पे है, बस और टैक्सी ड्राइवर जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, आपको जैसे पता है। फायर फाइटर्स हो गए, उनके लिए ट्रैफिक वार्डन हो गए, रेलवे स्टाफ हो गया, टीचर्स हो गए, ये लोग ऐसे हैं जो कि वायलेंस का शिकार हो सकते हैं। डिस्कवर द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम बाय, आपने क्या करना है जी कि इंसिडेंट रिपोर्ट को कलेक्ट करना है और एनालाइज करना है, फिर इंटरव्यू करना है स्टाफ का, ठीक है, फॉर्मल भी करना है और इनफॉर्मल भी करना है, और स्टाफ का सर्वे करते रहना है आपने। ये कंट्रोल मेजर्स हैं वायलेंस के। और क्या क्या जी? जीरो टॉलरेंस एंड प्रोसिक्यूशन है, सिक्योरिटी स्टाफ है, सीसीटीवी है, कैमरेस, इसकी वजह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी डोर्स हैं, मिनिमाइज क्यूज एंड वेटिंग टाइम्स, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइन में लगा दें। अगर आप बैंक में कोई जा रहे हैं, कोई और ऐसी जगह है जहाँ पे आप डीलिंग करें पब्लिक के साथ, तो वेटिंग टाइम कम कर दें और क्यूज़ यानी लाइनें ज़्यादा कर दें, ठीक है, ताकि टाइम कम उनका हो। और वेटिंग टाइम डिस्प्ले कर दें कि अभी कौन सा टोकन नंबर जा रहा है, कौन सा नंबर जा रहा है अभी, ताकि वो अगले बंदे को ईजी हो जाए। ट्रेनिंग दें उनको, स्क्रीन्स लगा दें, LED लगा दें, कोई उस पर कोई प्रोग्राम चलता जाए, बंदा वेट कर रहा है, चलो देखता रहेगा, तो उसके ज़रा थोड़ा बहुत वायलेंस में कमी आएगी।
पैनिक अलार्म्स लगाएं। कोई अलार्म में आता है, कोई वायरलेस में आता है तो वो अलार्म खुद ब खुद बजना शुरू कर दें। एनवायरनमेंट को अच्छा तरीके रखें, प्लेजेंट रखें, ठीक है। अब वो कहते हैं जी कंडक्टिंग होम विजिट्स, नो वर्क इन हाई रिस्क, कोशिश करें कि हाई रिस्क एरिया में काम ना करें। इंसिडेंट रिकॉर्ड देखें, कस्टमर्स का आना जाना देखें, कम्युनिकेशन करें, ट्रेनिंग दें, कम्युनिकेशन करें, ठीक है। और कोशिश करें कि कोई विजिट ना हो रात को, और कोई कैश या ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें आप ना रखें अपने पास। अब ये सब्सटेंसेस अब्यूज़ 5.6 है, सब्सटेंस अब्यूज़ एट वर्क। कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपके लिए ख़तरा बन सकते हैं वर्क प्लेस के। What sort of substances might workers abuse that might have consequences at work? कौन कौन से किस्म के सब्सटेंसेस हैं जो कि वर्कर्स को थ्रेट हो सकते हैं अगर वो काम पे कर रहे हैं, अगर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। What signs might you see that a person has a problem? और आपको कौन से सिम्टम्स या साइन नजर आए हैं कि जो पर्सन है वो प्रॉब्लम में है। Why is the health and safety concern? और उसको हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न क्यों है। What can the organization do about this issue? और ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है इस केस में या इस इशू में। अल्कोहल है जी, अगर टेकन एट लंच एट वर्क और स्टिल इन द वर्कर सिस्टम फ्रॉम द नाइट बिफोर, अल्कोहल को यूज़ कर रहा है, ड्रग्स लीगल ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, काम के दौरान इलीगल ड्रग ले रहा है, या कोई सॉल्वेंट्स को है उसको स्मेल करता है, ग्लू हो गया, क्लीनर हो गया, पेंट वगैरह को स्मेल करता है, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपके लिए ख़तरा बन सकते हैं। अब उनके साइंस क्या क्या होते हैं जो बंदे यूज़ करते हैं, अक्सर वो लेट आते हैं, ठीक है, और उनकी छुट्टियां ज़्यादा होती हैं, इंक्रीज एब्सेंटिज्म होती है, काम की क्वालिटी बहुत बुरी होती है, आउटपुट कुछ नहीं दे रहे होते, झूठ बोलते हैं, चोरी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उनका मूड जो है वो चेंज होता रहता है, और उनका काम के लोगों के साथ, काम करने वाले लोगों के साथ बिहेव अच्छा नहीं रहता। अब वो अफेक्ट क्या करते हैं जी, कैसे अफेक्ट करते हैं सेफ्टी परफॉर्मेंस पे। सेंसरी इम्पेयरमेंट, स्क्यूड परसेप्शन, इम्पेयर्ड मोटर व्हीकल, इम्पेयर्ड मोटर कंट्रोल, फटीग एंड ड्रोनेस। उनके सेंस काम नहीं करती, अपने हिसाब से परसेप्शन लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उनका मोटर्स पे या कंट्रोल नहीं होता, बीमार होना शुरू हो जाते हैं, फटीग होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ड्राउजीनेस आनी शुरू हो जाती है उनके अंदर। ये कौन लोग होते हैं जिनमें ज़्यादा रिस्क होता है। ड्राइवर जो ड्राइविंग करते हैं, मशीनरी ऑपरेट करते हैं, या डिसीजन मेकिंग वाले। ड्रग एंड अल्कोहल पॉलिसी हर कंपनी की होती है, तो इसमें बताया गया कि जी कोई बंदा अल्कोहल नहीं लेगा वर्किंग आवर्स में, ठीक है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। आपने जब ड्राइव करनी है तो ड्रिंक नहीं अपनी इस्तेमाल करनी। आपके जो वर्कर्स हैं उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो एम्प्लॉयर देगा आपको, ठीक है। और अगर कोई इस ड्रग और अल्कोहल में मुब्तला भी है तो उसकी रिहेबिलिटेशन और ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर है, वो ट्रेनिंग दें, उनको इंस्ट्रक्शन दें, इंफॉर्मेशन दें, ठीक है, मैनेजर्स को, सुपरवाइज़र को, वर्कर्स को, और टेस्टिंग ज़रूर हो रैंडमली ड्रग एंड अल्कोहल की, ठीक है। इस एलिमेंट में हमने पढ़ा एक्सपोजर टू एक्सेसिव नॉइज़ एक्सपोजर के स्टैंडर्ड देखे हमने, नॉइज़ असेसमेंट कैसे की जाती है ये देखा हमने, और कैसे कंट्रोल किया जाता है। हैंड आर्म वाइब्रेशन के बारे में, होल बॉडी वाइब्रेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, उसकी कंट्रोल मेजर देखे। इसके अलावा हमने रेडिएशन देखी, कितनी टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, ठीक है, और उनके हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाता है। फिर हमने वर्क रिलेटेड मेंटल इल हेल्थ देखी, उसके हमने कॉजेज़ और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स देखे। इसके बाद हमें वायलेंस को देखा, वायलेंस कैसे होता है, उसके कंट्रोल मेजर कैसे करते हैं। फिर हमने सब्सटेंसेस देखे जो ख़तरा हो सकता है काम की प्लेस पे, उसको कैसे मिसयूज़ करते हैं लोग और उसको कंट्रोल मेजर कैसे किया जाता है। दोस्तों ये लेक्चर ख़त्म हो चुका है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, वेबसाइट भी है हमारी, ये भी देख सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर मेरा मेंशन किया हुआ है, तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पेपर के हवाले से कोई बात करनी है वो कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस यू, बाय बाय।